today we are going to start with Maternity Benefit Amendment Act 2017. So firstly, we will study the background of this act, why this particular act came, and what is the need behind it. So let's get started. सो बैकग्राउंड क्या था, पहले हमारा जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 फोर्स में था. ओके, सो बट क्या हुआ, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट आया 2017 में, और जो बेसिकली कब फोर्स हुआ, 1 जुलाई 2017 से. अब जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या था, उसका पर्पस था कि जो वी आर कंसिडरिंग द प्रेगनेंसी टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी वुमन. ठीक है, तो उस टाइम के दौरान जो भी वर्किंग वुमन होती है उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है इन फॉर्म ऑफ लीव, जिसको हम बोलते हैं मैटरनिटी बेनिफिट लीव प्रोवाइड की जाती है. तो इस एक्ट के अंदर उसका प्रोविजन था. बट कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसमें अभी भी कोई शॉर्टकमिंग्स थी 1961 वाले एक्ट में. उसको ओवरकम करने के लिए, उन शॉर्टकमिंग्स को रिमूव करने के लिए हमारा आया मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, जो का फोर्स हुआ 1 जुलाई 2017 से फोर्स हुआ. ठीक है, सो ये बैकग्राउंड था. पहले क्या था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, देन इट केम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट आई. कब आई, 2017 में आई. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसा कि मैंने बताया कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लीव प्रोवाइड करना, मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करना. कब प्रोवाइड करते थे वो, बिफोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड और आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, तो टू रेगुलेट द वुमन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था क्या था, वो रेगुलेट करना था. किसको, जो भी वुमन फैक्ट्रीज में काम कर रही है, किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही है, या फिर कोई माइंस हुई, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब ऐसा एरिया है, बिजनेस एरिया है जहां पर वुमेन वर्क कर रही है. ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या थी, किस पे ये एक्ट अप्लीकेबल होगा. सो वी जस्ट हाईलाइट द पर्टिकुलर पॉइंट्स. तो ये जो एक्ट था, ये बेसिकली क्या था, रेगुलेट करने के लिए बनाया गया. ठीक है, रेगुलेट करने के लिए इसका मेन मोटिव था रेगुलेट करना. किसको रेगुलेट करना, वुमन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज, शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, अब कंडीशन इसने क्या इम्पोज करी, कंडीशन इसने बोला कि भाई ये उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट्स में एप्लीकेबल होगा जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हो. ठीक है, इसने ये बात बोली कि 10 या 10 से ज्यादा, अगर 10 से कम हुए तो उस केस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, अगर वर्कमैन 10 से कम है, लेस देन 10 है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, तो कंडीशन क्या बोली इसने, भाई एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि पर्टिकुलर उसी एस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हो. कब, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ लीव्स बिफोर और आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. ठीक है, अब ये जो वुमन को लीव मिल रही है, ये कब मिल रही है, कब मिल रही है, फॉर अ पीरियड, उस पीरियड के दौरान जब बिफोर और आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, बच्चे के पैदा होने के बाद और बच्चे के पैदा होने से पहले, यानी कि डेट ऑफ डिलीवरी से पहले और डेट ऑफ डिलीवरी के बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या दी जा रही है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग लीव प्रोवाइड करी जा रही है, जिसको हम बोलते हैं मैटरनिटी लीव. ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का. अब नेक्स्ट आते हैं, जो अमेंडमेंट आई थी उस एक्ट में, तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस ऐड ऑन हुए. ये तो हमें पता है कि भाई लीव तो थी, लीव तो ऑलरेडी थी उसमें, 1961 वाले में भी थी, बट अब 2017 में ऐसी क्या नई चीज आई. सो हम वन बाय वन करके सारे प्रोविजन स्टडी करेंगे कि कैसे क्या हुआ और कौन से चेंजेस आए. ठीक है, सो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट 2017 अमेंडमेंट ये दिए गए हैं. ठीक है, सो हम इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी कवर करेंगे और एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में भी कवर करेंगे. फर्स्ट प्रोविजन जो आपका था वो था इंक्रीज इन मैटरनिटी लीव. मैटरनिटी लीव थी जो आपकी, अब हम दो तरीके से, दो एस्पेक्ट में इसको पढ़ेंगे. इस वाले पार्ट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. ठीक है, इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको स्टडी मत करो. अब हम फ्लो चार्ट की फॉर्म से स्टडी करते हैं फर्स्ट, वन बाय वन. लास्ट में हम फिर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे. प्रोविजन क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट लीव का है. ठीक है, तो मैटरनिटी बेनिफिट लीव अर्लियर टू द एक्ट, यानी कि 1961 जब फोर्स में था, यानी कि 2017 अमेंडमेंट आने से पहले क्या प्रोविजन था और उसके आने के बाद क्या प्रोविजन है, वो हमें पढ़ना है. तो अर्लियर क्या होता था कि आपकी जो मैटरनिटी लीव थी ना, वो कितनी थी, 12 वीक्स की दी जाती थी. किसी भी वुमेन को 12 हफ्तों की लीव दी जाती थी. ठीक है,
तो वो बिफोर और आफ्टर बर्थ दोनों काउंट होते थे उसमें, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब ये जो लीव थी इसको इंक्रीज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 12 वीक्स उनको लगा बहुत छोटा टाइम पीरियड है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस लीव को इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज कैसे किया, तो ये हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो गई, ठीक है। 12 वीक्स क्या हो गई, अब आपका जो नाउ है, नाउ वाला प्रोविजन यानी कि आफ्टर अमेंडमेंट है। अर्लियर टू द एक्ट पढ़ लिया, अर्लियर टू अमेंडमेंट पढ़ लिया 2017, 12 हफ्ते थे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई दो एस्पेक्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं। अब क्या बोल रहा है ये कि किसी वुमन के सिर्फ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, यानी कि उसका मतलब सेकंड चिल्ड्रन है या फिर फर्स्ट बेबी है, ठीक है। तो दो सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए उन्होंने बोला कि 26 वीक्स की लीव मिलेगी, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट कितने वीक की मिलेगी, 26 वीक्स के लिए मिलेगी। अब इसका मतलब होता है सीधा साधा कि मान लो कोई वुमन है, या तो वो फर्स्ट टाइम माँ बन रही है, ठीक है, फर्स्ट बेबी है उसका, ठीक है, या फिर उसका सेकंड बेबी है। तो फर्स्ट और सेकंड बेबी के लिए उसको मिलेगी 26 वीक्स की लीव। बट दूसरे केस में अब ये बोल रहा है कि भाई मोर देन 2 चिल्ड्रन है, यानी कि उसके 2 बच्चे तो हैं ही ऑलरेडी, अब वो अपना थर्ड बच्चा कर रही है, ठीक है। तो वो थर्ड बच्चे के लिए या फिर मोर देन 2 चिल्ड्रन के लिए उसको सिर्फ 12 वीक्स की ही लीव मिलेगी, ना कि 26 वीक्स की। तो ये प्रोविजन इसने बोला है। अब दोबारा रिपीट करते एक बार, एक्ट के अमेंडमेंट के आने से पहले क्या था, 12 वीक्स की लीव दे रहा था, ठीक है। 12 वीक्स किसको लगा बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया इन लोगों ने कि भाई इसको ना इंक्रीज कर देते हैं, 12 वीक्स की जगह ना हम लोग 26 वीक कर लेते हैं। अब ये बोले कि भाई 26 वीक्स तो कर लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए होगी, दो जो फर्स्ट 2 चिल्ड्रन है ना उनके लिए होंगे, उनके केस में 26 वीक्स लीव मिलेगी। फिर बोला कि अगर 2 से ज्यादा चिल्ड्रन है तो 2 से ज्यादा चिल्ड्रन के लिए कितनी मिलेगी, 12 वीक्स की लीव मिलेगी। तो ये बात इसने टोटल मिला के बोली। अब यही चीज बताई गई है। अब मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब क्या होता है, लीव तो मिलती है साथ में, लेकिन जिस दौरान आप वर्क पे नहीं हो, कोई भी वुमन वर्क पे नहीं है, वो अपनी मैटरनिटी बेनिफिट लीव पे है, तो उस केस में उसको बेनिफिट भी मिलता है। बेनिफिट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि उस केस के दौरान जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो वो उसको पे की जाती है उस पीरियड के दौरान। देखो, मेन जो आपका जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल ये बोलता है कि आप जब वर्क पे नहीं होते उस दौरान आपको सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। बट इस केस में ये मैटरनिटी बेनिफिट दिया ही इसलिए गया है कि आप वर्क नहीं भी कर रहे हो, आप घर पे हो, ठीक है, आपको मैटरनिटी बेनिफिट लीव मिल रही है, उसके बाद भी आपको क्या रिसीव होगा, सैलरी रिसीव होगी, बेनिफिट रिसीव होगा। लेकिन उस सैलरी की अमाउंट जो आपकी है वो एज पर द लॉ डिसाइड की जाती है, ठीक है। So paid maternity benefit leave is granted. Earlier was 12 weeks. मैंने बताया ना, दो एस्पेक्ट में हमने पढ़ा, पहले क्या था, अमेंडमेंट से पहले 12 हफ्तों की लीव मिलती थी, ठीक है। बट आफ्टर अमेंडमेंट इट इंक्रीज टू 26 वीक्स। ये कितने से इंक्रीज हो गई, मतलब कितना हो गया, कितनी इंक्रीज हो गई, तो ये इंक्रीज हो गई 26 वीक्स, ठीक है। पहले 12 वीक्स के लिए मिलती थी, अब 26 वीक्स के लिए मिलने लगी। फोर, अब ये बोला कि 26 वीक्स किसके लिए, फर्स्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। अगर वुमन हैविंग मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, 2 बच्चों से ज्यादा है, तो उसको 12 वीक्स की लीव मिलेगी, ना कि 26 वीक्स की लीव मिलेगी। तो ये बात इसने बोली। तो ये सारा पैराग्राफ हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू अदर साइड। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता, इसमें एक और चीज ऐड ऑन है। अब ये हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई 2 बच्चे हैं तो 26 हफ्ते की लीव मिलेगी, और अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसके लिए 12 वीक्स की लीव मिलेगी। लेकिन अब ये जो 26 वीक्स है और 12 वीक्स है, इनका बाइफरकेशन कैसे होगा। देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई कि भाई ना, मैंने बोला कि आपको ना 26 बर्थ के पहले लीव मिलती है और बर्थ के बाद लीव मिलती है, ठीक है। यानी कि डेट ऑफ डिलीवरी से पहले लीव मिलती है और डेट ऑफ डिलीवरी के बाद लीव मिलती है, ठीक है। लेकिन अब हमने बोला कि वो लीव बाइफरकेशन कैसे होगा, अब एम्प्लॉय पे तो छोड़ा नहीं जाएगा, तो इसमें आपका स्पेसिफाई किया गया कि ये 26 वीक्स कैसे डिवाइड आपका, यानी कि डेट ऑफ डिलीवरी से पहले कितने दिन की लीव मिलेगी और डेट ऑफ डिलीवरी के बाद कितने हफ्ते की लीव मिलेगी, तो वो चीज बताई गई है इसमें। सो फर्स्ट केस क्या था, केस नंबर 1 हमारा था फॉर 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन के लिए क्या बोला था मैंने, 26 वीक्स लीव मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, डेट ऑफ डिलीवरी, यानी फॉर एग्जांपल अगर डिलीवरी होती है इस डेट को, पर्टिकुलर डेट को, ठीक है, इस टाइम पे डिलीवरी होती है, तो उससे पहले आपको सिर्फ 8 वीक्स की लीव मिलेगी, यानी कि
मैक्सिमम आप जो लीव ले सकते हो वो सिर्फ 8 हफ्ते की ले सकते हो। 8 हफ्ते से ज्यादा आपको डेट ऑफ डिलीवरी से पहले आपको 8 वीक्स की लीव सिर्फ यही मिलेगी, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये प्रोविजन ये बोला। फिर अब बोलता है कि भाई देखो सीधी सादी बात है, डेट ऑफ डिलीवरी से पहले आपने 26 हफ्तों में से 8 हफ्ते की लीव ऑलरेडी अवेल कर दिया है, तो बचा कितना? 26 माइनस 8 वीक्स। ऑब्वियस सी बात है आपको आफ्टर कितनी मिलेगी? 18 वीक्स की लीव मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज इसने बोली। दोबारा देखते एक बार। डेट ऑफ डिलीवरी है, डेट ऑफ डिलीवरी से पहले सिर्फ आप कितनी लीव अवेल कर सकते हो? 8 वीक्स की लीव अवेल कर सकते हो, उससे ज्यादा की नहीं कर सकते, यानी कि ये मैक्सिमम लिमिट है। कम की करो कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, बट यू शुड अवेल ओनली लीव अप टू 8 वीक्स। लेकिन अगर आप आफ्टर डिलीवरी अवेल करते हो तो वो आपकी कितनी बची? 26 में से 18 वीक्स की लीव बची, तो वो भी आपकी मैक्सिमम क्या रही? 18 वीक्स ही रही, क्योंकि 26 आपका टोटल मिला के बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं। अब दूसरा केस इसने बोला था कि भाई अब बच्चे हैं 2 से ज्यादा, मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? इसमें भी ऐसे ही है, डेट ऑफ डिलीवरी है, मान लो इस डेट को डिलीवरी हुई, ठीक है। तो उससे पहले आप कितनी लीव अवेल कर सकते हो? 12 हफ्ते की थी इसकी, टोटल मिला के कितने हफ्ते की लीव थी? 12 हफ्ते की, 2 से ज्यादा बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब ये जो 12 है इसका हाफ हाफ पार्ट हो जाएगा। अब डेट ऑफ डिलीवरी से पहले आप 6 वीक्स की लीव ले सकते हो, तो इट मीन्स आपका बचा कितना? 12 माइनस 6 किया तो 6 वीक्स की आपकी आफ्टर डिलीवरी की डेट मिली। तो ये दोनों चीजें क्या है? ये आपकी मैक्सिमम है कि मैक्सिमम आप इतनी ले सकते हो, उससे ज्यादा आप अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज मैक्सिमम। और ये दो 26 वीक्स और 12 वीक्स है, ये आपकी मिनिमम है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोविजन आपका ये बोलता है। तो ये चीज आई होप यू हैड क्लियर विद दिस। सो नाउ वी मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था आपका? एडॉप्शन एंड सरोगेसी। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई वुमन है, उसने अडॉप्शन करना है, ठीक है, या फिर वो सरोगेट मदर मतलब किसी को बनाया है उसने, तो उस केस में क्या है? उसको कितने हफ्ते की लीव मिलेगी? तो वो पॉइंट आपका पहले क्या था? 1961 वाले एक्ट में नहीं था वो प्रोविजन। फिर उसके बाद वो आपका एडॉप्शन और सरोगेसी का प्रोविजन अमेंडमेंट 2017 आई, उसके बाद एड ऑन किया गया। तो वो क्या बोलता है? सो अ वुमन, कोई वुमन है उसने या तो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, ठीक है, या फिर वो कोई कमीशनिंग मदर। अब कमीशनिंग मदर की भी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगी। सो या तो उसने क्या किया? किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया। अब जो अडॉप्शन होना चाहिए उसमें बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स, मतलब वो 3 महीने से छोटा बेबी उसने अडॉप्ट किया है। तो जो चाइल्ड है जो अडॉप्ट किया है वो कितना है? बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स है, ठीक है। ये सिंपल सी बात बोली गई है। या फिर और एड हुआ है, या फिर वो क्या है? एक कमीशनिंग मदर है। अब कमीशनिंग मदर क्या होती है? सो लेट्स चेक द डेफिनेशन। तो इस एक्ट में आपको डेफिनेशन भी प्रोवाइड की गई है। कमीशनिंग मदर आपकी क्या होती है? कमीशनिंग मदर मीन्स अ बायोलॉजिकल मदर, जो क्या है? बच्चे की बायोलॉजिकल मदर है। अब क्या होता है? ये सरोगेसी का केस होता है। सरोगेसी आई थिंक यू ऑल नो। सरोगेट मदर में हु यूजेस हर एग टू क्रिएट एन एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन एनी अदर वुमन, जो दूसरे के मतलब कोई और वुमन होती है वो उसके चाइल्ड को बर्थ देती है, ठीक है। लेकिन जो बायोलॉजिकल मदर है वो कमीशनिंग मदर ही होती है। सो दैट इज कॉल्ड सरोगेसी एंड दैट इज कॉल्ड कमीशनिंग मदर, ठीक है। सो कमीशनिंग मदर, यू जस्ट अंडरस्टैंड सिंपल पॉइंट, दैट इज बायोलॉजिकल मदर, ठीक है। तो अभी मैंने इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताया है, तो वो देखते हैं। सो या तो वुमन अडॉप्ट करती है 3 महीने से कम के बच्चे को, ठीक है, या फिर कमीशनिंग मदर है, तो उसको क्या मिलेगा? शी विल बी इंटाइटल्ड टू मेटर्निटी बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 वीक्स। तो उसको भी कितने हफ्ते की लीव मिलेगी? सिर्फ 12 हफ्ते की लीव मिलेगी। और किसको मिल रही थी? जो मैंने बताया अभी कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए भी 12 वीक्स की लीव मिल रही थी। और आपका जो कमीशनिंग और एडॉप्शन वाला केस है उस केस में भी आपको 12 वीक्स की लीव मिल रही है। सो ये 12 वीक्स कहाँ से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट, उस डेट से जब कमीशनिंग या अडॉप्टिंग मदर को वो बच्चा मिल गया हो, मतलब हैंडेड ओवर कर दिया गया हो चाइल्ड, ठीक है। तो उस केस से उस डेट से काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलूं, देखो ये कमीशनिंग मदर है और दैट इज सरोगेट मदर। तो कमीशनिंग मदर को मिलता है 12 वीक्स की आपकी मेटर्निटी लीव। सो सरोगेट मदर फॉर एग्जाम्पल ये है
तो सरोगेट मदर जिस स्टेट को इसको डिलीवर करेगी ना, मतलब जिस स्टेट को हैंडेड ओवर करेगी चाइल्ड को, तो उस स्टेट से आपको 12 वीक्स की लीव मिलेगी। सरोगेट मदर को नहीं मिलेगी, बल्कि कमिश्निंग या फिर अडॉप्टिंग मदर को मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों को मिलती है, ना कि सरोगेट मदर को। सो शी विल गेट 12 वीक्स लीव। और ये 12 वीक्स कहाँ से काउंट होंगे, जहां से इसने बच्चे को इसको हैंडेड ओवर कर दिया होगा, ठीक है। सो दिस विल बी काउंटेड फ्रॉम हियर। अब नेक्स्ट केस आता है क्रैच फैसिलिटी। क्रैच फैसिलिटी क्या होती है? बेसिकली क्रैच फैसिलिटी होती है कि कई बार ये होता है कि वुमन है, मतलब उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, उसका मतलब इतना छोटा बेबी होता है कि भाई वो अच्छे से टेक केयर ना कर सकती हो घर पे। मतलब होता है ना कि व्हेन शी गिव टू बर्थ टू ए बेबी, शी कांट एबल टू लीव इट, मतलब बेनिफिट भी अवेल कर लिया उसने, मान लो, ठीक है, बेनिफिट ऑलरेडी अवेल कर लिया उसने। तो उस केस में क्या है कि बेनिफिट अवेल करने के बाद फिर भी उसका बेबी इतना छोटा है कि उसको देखभाल की जरूरत है, तो उस केसेस में क्या है कि इसमें मैटरनिटी अमेंडमेंट जो आई, उसमें एक और केस डाला गया, जो क्या है, क्रैच फैसिलिटी। क्रैच फैसिलिटी आपका जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करता है कि आपके वर्क प्लेस पे ही ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किंडरगार्टन टाइप होते हैं ना, सो किंडरगार्टन टाइप आपका क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि आपकी जो वुमन एम्प्लॉय है वो काम भी कर सके और अपने बच्चे की टेक केयर भी कर सके। तो उसको मतलब ये ना हो कि हाउ शी विल लेफ्ट हर चाइल्ड एट होम, ठीक है। सो ये चीज को शॉर्ट कम करने के लिए, आपको रिमूव करने के लिए इस प्रॉब्लम को, तो क्रैच फैसिलिटी आपका जो प्रोविजन है ये एड ऑन किया गया था। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो भी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है कि ये उन्हीं केसेस में एप्लीकेबल होता है, उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे 50 या 50 से ज्यादा जो एम्प्लॉयज है आपके वो काम कर रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, हैव टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रैच। तो उस केस में आप एम्प्लॉयर को क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी विद इन सच डिस्टेंस एज पर प्रिस्क्राइब रूल्स, जितना मतलब उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो रूल्स में प्रिस्क्राइब है, ईदर सेपरेटली और अलोंग विद कॉमन फैसिलिटीज। या तो वो अलग से प्रोवाइड कर सकता है या फिर कॉमन फैसिलिटीज के थ्रू। कॉमन का मतलब क्या है कि या तो वो सेम बिजनेस प्रेमाइस में जहाँ पे वर्क हो रहा है वहीं पे कोई मतलब साइड का कॉर्नर में, तो वहां पे क्रैच फैसिलिटी अवेल करा दे, या फिर हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस प्लेस में भी, मतलब इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि भाई विजिट ही ना कर पाए, ठीक है। सो इसलिए बोला है इसमें कि एज पर प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, तो डिस्टेंस उतना होना चाहिए जो रूल्स में प्रिस्क्राइब है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि भाई क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को। कब प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहां पे जिस एस्टेब्लिशमेंट में 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग ब्रेक्स। अब नर्सिंग ब्रेक्स क्या बोलता है कि भाई अब क्रैच फैसिलिटी तो बना दी, अब उसमें ये है कि वुमन कितने टाइम विजिट कर सकती है, जो आपकी वुमन एम्प्लॉय है वो अपने बच्चे को कितनी बार मिलने आ सकते हैं, तो वो नर्सिंग ब्रेक्स होता है। तो नर्सिंग ब्रेक्स आपके कितने मिलते हैं? सो नर्सिंग ब्रेक्स बेसिकली होते हैं कि आप चेक कर सकते हो योर बेबी इज ऑल राइट और नॉट, और या फिर आप उसको फीडिंग करना चाहते हो, तो उस केस में भी आपको नर्सिंग ब्रेक्स आपके मिलते हैं। तो मैक्सिमम जो नर्सिंग ब्रेक्स हैं वो कितने हैं, 4 विजिट्स अ डे। मैक्सिमम जो अलाउड है आपके वो 4 बार अलाउड है, कि आप 4 बार जाके विजिट कर सकते हो क्रैच को। अब इसमें भी लिमिट इसलिए सेट की गई है क्योंकि कई बार क्या होता है कि लॉस बन जाते हैं, बट उसमें ना प्रॉपर ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अब अगर उसको अनलिमिटेड विजिट का टाइम दे दिया जाए तो वो पूरा दिन वहीं बैठे रहेंगे। सो इससे क्या होगा कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसका इंटरेस्ट भी अफेक्ट होगा, क्योंकि वर्क प्रॉपरली नहीं होगा। सो इस वजह से आपकी क्या है, मैक्सिमम लिमिट सेट करी गई है कि आप 4 टाइम विजिट कर सकते हो। और उसमें क्या है, 4 visits a day to crèche by woman इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूडेड है उसका इंटरवल ऑफ रेस्ट। ये नहीं कि उसको रेस्ट का इंटरवल अलग से मिलेगा। 4 टाइम विजिट है तो उसमें भी आपका रेस्ट इंटरवल इंक्लूड होगा। होता है ना रेस्ट इंटरवल, या फिर जिसमें आप खाना वाना खाते हो, लंच ब्रेक्स होते हैं, तो वो सारा आपका उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सो दैट इज नर्सिंग ब्रेक। अब आते हैं वर्क फ्रॉम होम। अब ये आफ्टर कोरोना पेंडेमिक, ये जो आपका वर्क फ्रॉम होम है ये एक मतलब बहुत ज्यादा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी आई थी आपकी, बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। सो ये भी प्रोविजन आपका मैटरनिटी बेनिफिट में ऐड ऑन किया गया था कि अगर काम का ऐसा नेचर है कि भाई काम आपका घर से भी कर सकते हैं, घर से भी आपका काम हो सकता है, मतलब
वर्क का नेचर ही ऐसा है जो किसी वुमन एम्प्लॉय को असाइन किया गया है कि वो घर से इजीली काम कर सकती है बिना कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे हुए। तो एम्प्लॉयर को उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको वर्क फ्रॉम होम आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो ये लेकिन क्या होता है, इसकी भी एक कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि ये आपका तभी हो सकता है जब उस वुमन ने मेटर्निटी बेनिफिट ऑलरेडी अवेल कर लिया हो, आफ्टर अवेलिंग द मेटर्निटी बेनिफिट। ऐसा नहीं है कि मेटर्निटी बेनिफिट उसने अवेल ही नहीं किया और आप उसको बोल रहे हो वर्क फ्रॉम होम। मेटर्निटी बेनिफिट अवेल करने के बाद आप अगर आप उसको बोल रहे हो कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो ये उस केस में एप्लीकेबल होगा, नॉट बिफोर अवेलिंग मेटर्निटी बेनिफिट। ठीक है, तो ये उस पीरियड के दौरान होगा और उन कंडीशंस पे होगा जहां पे एम्प्लॉयर और वुमन दोनों एग्री कर रहे हो, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, पहले एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इस चीज को लेके। अगर पहले से ही उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वर्क फ्रॉम होम का, तो उस केस में एम्प्लॉयर को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो इफ द नेचर ऑफ द वर्क असाइंड टू अ वुमन is of such nature that she may work from home, then the employer may allow her to do so, but only after availing the maternity benefit for such period and on such conditions as the employer and the woman may mutually agree। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आता है प्रियर इंटीमेशन का। प्रियर इंटीमेशन क्या बोलता है कि भाई जब भी आपकी कोई वुमन एम्प्लॉय है, वो ऑफिस ज्वाइन कर रही है, ठीक है, आपके ऑफिस में कोई भी वुमन एम्प्लॉय अपॉइंट होती है, ठीक है, कोई भी पोजीशन हो उस पर अपॉइंट होती है। सो आपका जो बेसिक रूल है, ये प्रोविजन आपका पहले नहीं था, 1961 वाला जो अमेंडमेंट 1961 वाला जो एक्ट था उस केस में आपका ये प्रोविजन नहीं था। बट उसके बाद ये एड ऑन किया गया कि भाई अगर आपका मेटर्निटी बेनिफिट का प्रोविजन नहीं है एक्ट में, आपका मतलब एचआर पॉलिसीज में नहीं है, बिजनेस में किसी में, तो आपको वो एड ऑन करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी अमेंडमेंट करनी है, किसमें, एचआर पॉलिसीज में अमेंडमेंट करनी है या फिर कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट है, तो उसमें आपका जब भी आप लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहे हो या फिर अपॉइंटमेंट लेटर सर्टिफिकेट जो भी दे रहे हो, तो उस टाइम में आपको मेंशन करना पड़ेगा फीमेल एम्प्लॉय को अपॉइंट करते टाइम कि हमारे यहाँ पे प्रोविजन है किसका, मेटर्निटी बेनिफिट का, तो उसको क्लियरली इंटीमेट करना पड़ेगा। सो इट इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स टू इंटीमेट एवरी फीमेल एम्प्लॉय बाय राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये दो तरीके से करता है, या तो उसको राइटिंग में दे रहे हैं, राइटिंग में यानी कि आप उसको जब भी अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हो तो उसमें भी आपका ये कंडीशन ऐड ऑन की गई हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली भी आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो उस चीज के बारे में, यानी कि आपने कोई ईमेल कर दिया या फिर कोई फैक्स भेज दिया या फिर कोई मैसेज कर दिया। ठीक है, सो दिस तो इसके थ्रू भी आप उसको इंटीमेट कर सकते हो इस बारे में एट द टाइम ऑफ अर अपॉइंटमेंट। बट ये कब होना चाहिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर अपॉइंटमेंट, जब भी आप उसको अपॉइंट कर रहे हो, वुमन एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हो, तो किसके बारे में इंटीमेट करना पड़ेगा, रिगार्डिंग एवरी बेनिफिट अवेलेबल टू देम अंडर सेक्शन 11A क्लोज 2 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट है। ठीक है, तो जब भी आप सॉरी सबसेक्शन 2, तो आप सेक्शन 11A और सबसेक्शन 2 के अंडर जो भी आपके मैटरनिटी बेनिफिट दिए गए हैं, तो उन सब के बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको वुमन एम्प्लॉय को अपॉइंट कर देता है। सो दिस इज द बेसिक प्रोविजन जो आपका था। ये आपके प्रोविजन एड ऑन हुए थे आपके किसमें, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंडर। ठीक है, और आई थिंक एक पॉइंट हमसे स्किप हो गया है यहाँ पे। तो इसमें क्या था कि आपकी जो 26 वीक्स की लीव मिल रही थी और 12 वीक्स की लीव मिल रही थी, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको ना एडिशनल 30 डेज की लीव मिल सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। किस केसेस में, या तो कोई सिकनेस का केस हो, सिकनेस अराइज हो गई हो, या फिर कोई प्री मैच्योर डिलीवरी हो। प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई यानी कि डिलीवरी डेट से पहले या फिर आपका मेच्योरिटी से पहले ही डिलीवरी हो गई है, तो उस केस में भी आपको क्या मिलती है, एक्सटेंशन मिलती है, किसमें, मैटरनिटी बेनिफिट लीव में। और मेडिकल टर्मिनेशन हो गया है या फिर प्रेगनेंसी, यानी कि इसमें भी मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो मेडिकली टर्मिनेट हो गई है, मिसकैरेज और समथिंग, सो इन दिस केस आल्सो यू गॉट एन एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज लीव अदर देन दैट मैटरनिटी बेनिफिट दैट इज 26 वीक्स और 12 वीक्स। तो इसके अलावा भी आपको एक्सटेंशन मिल सकता है इन केसेस में। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस अमेंडमेंट। तो ये आपके जो प्रोविजन मैंने बताए, तो ये सारे बेसिकली प्रोविजंस इंक्लूडेड थे आपके इस केस में। अब आते हैं एक्सेप्शन क्या है। अब कुछ एक्सेप्शन
एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है कि जिसपे आपका जो ये प्रोविजन हमने पढ़े वो अप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब वो कौन से केसेस में अप्लीकेबल नहीं होगा ये एक्ट, आपका जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये तब नहीं होगा, उन वुमन पे नहीं होगा, दोस वुमन एम्प्लॉयज, जो वुमन एम्प्लॉयज जिन्होंने ऑलरेडी अवेल्ड द 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव, हैड ऑलरेडी अवेल्ड, पहले से ही जिन्होंने 12 हफ्ते की लीव जो आपकी दी गई है वो अवेल कर ली गई है, ठीक है। 12 हफ्ते की लीव अब किसके लिए थी, अब ये उस केस में थी जब आपका अमेंडमेंट नहीं आया था, यानी कि बिफोर इन्फोर्समेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, उससे पहले आपकी क्या थी, मैंने बताया था ना अर्लियर आपको सिर्फ 12 हफ्ते की मिलती थी, लेकिन उसके बाद आपकी इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 26 वीक्स के लिए हो गई थी, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि भाई एक वुमन है, ठीक है, मान लो एक वुमन है, अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये वुमन है, ठीक है। अब ये कब प्रेग्नेंट थी, 2017 से पहले प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और इसने उस केस में बेनिफिट भी ले लिया, किसके अंडर ले लिया, इसने 1961 वाले एक्ट के अंदर ऑलरेडी बेनिफिट अवेल कर लिया, ठीक है। 1961 के अंदर को क्या बेनिफिट था, 12 हफ्तों की लीव मिलती थी, ऑलरेडी अवेल कर ली इसने। अब भाई आया 2017, अब उसको पता चला कि हाँ, इसके दिमाग में बल्ब चला कि हाँ भाई एक्सटेंड हो गया, तो अब ये जाती है एम्प्लॉयर के पास, तो बोलती है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ था, 26 वीक्स हो गई थी, अब मेरे 12 हफ्ते पूरे हो गए, मुझे 26 वीक्स के लिए चाहिए ये लीव। तो इसने समझदारी दिखाई, बट इसकी समझदारी फेल हो गई, वो कैसे, क्योंकि जो आपने अगर ऑलरेडी अवेल कर ली है लीव 12 वीक्स की 1 अप्रैल 2017 से पहले, तो शी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अवेल द एक्सटेंडेड बेनिफिट ऑफ 26 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव, ठीक है। अब ये चीज बोलता है। अब कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं कि वो दो दो चीजें अवेल करने की सोचते हैं, बट इसने साफ साफ मना किया है कि अगर आपने लीव ऑलरेडी ले रखी है 1961 के अंडर, तो आपको दो दो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ड्यूअल बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो कोई भी एक्ट आपका ड्यूअल बेनिफिट नहीं देता। आप जितने भी लॉज पढ़ोगे, जितने भी एक्ट पढ़ोगे, तो वो आपको ड्यूअल बेनिफिट अलाउ नहीं करते। अगर आपको एक फॉर एग्जांपल कोई आपका एक एक्ट है उसमें आपको कंपनसेशन मिल रहा है, तो दूसरे एक्ट में आप कंपनसेशन क्लेम नहीं करोगे उसी टाइप का, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका एक ही तरह से एक इंजरी तो एक ही हुई है, तो दो दो बेनिफिट थोड़ी ना मिलेंगे उस केस के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप सिविल में कर रहे हो तो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल में कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप इस केस में आप कंपनसेशन क्लेम कर रहे हो या फिर इसमें मैटरनिटी बेनिफिट ले रहे हो, तो आप ऑलरेडी अमेंडमेंट से पहले ले चुके हो और बाद में भी फिर ले रहे हो, तो ड्यूअल बेनिफिट के लिए कंप्लीटली ये डिनाई कर रहा है। तो ये था आपका एक्सेप्शंस। सो वी हैड स्टडीड दैट पर्टिकुलर पार्ट, प्रोविजन हमने स्टडी कर लिया, बैकग्राउंड पढ़ लिया, तो आया क्यों था ये पर्टिकुलर एक्ट। सो इसी के साथ आपका एक्ट खत्म होता है ये वाला। आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी इतू सा भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू वॉन्ट any notes, handwritten notes for that particular topic, then you can इंस्टाग्राम में डीएम मी, मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ईमेल आईडी भी मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन सेंड मी ईमेल आल्सो एंड डीएम मी आल्सो फॉर द नोट्स, हैंड रिटन नोट्स।